हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 5। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पास्कल्स लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। देखिए, जो पास्कल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it transmitted undiminished and equally in all directions। अब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, आइए हम लोग यहां पे समझते हैं। सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल वेसल है और इस स्फेरिकल वेसल के अंदर कोई आइडियल फ्लूइड रखा हुआ है। ये स्फेरिकल वेसल है और इसके अंदर कोई आइडियल फ्लूइड रखा हुआ है। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर इस वेसल के किसी भी पार्ट पर, या ऐसे बोले, अगर इस फ्लूइड के किसी भी पार्ट पे आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर बिना मैग्नीट्यूड लॉस के इस फ्लूइड के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट कर जाता है। मतलब ये जो P एक्सटर्नल है या फ्लूइड के सभी पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट करेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे कुछ पॉइंट लिया, इन सभी पॉइंट पर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इक्वली ट्रांसमिट कर गया। ये अब चलिए जरा इसकी प्रूफ की बात करते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके समझते हैं, इसके प्रूफ को समझते हैं। फिर से हमने यही स्फेरिकल कंडक्टर लिया, स्फेरिकल वेसल लिया और इसके अंदर ये कोई आइडियल फ्लूइड है। मैंने दो पॉइंट लिया। पहला पॉइंट इस वेसल के सबसे ऊपर और दूसरा पॉइंट सबसे नीचे, एक टॉप और एक बॉटम पे हमने दो पॉइंट लिया। इसको हमने बोला पॉइंट 1 और इसको हमने बोला पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डेप्थ है वह h है। सपोज पॉइंट 1 की जो प्रेशर है वो P1 है और पॉइंट 2 की जो प्रेशर है वह P2 है। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर से ये समझ चुके हैं कि जो पॉइंट 2 की प्रेशर होगी P2, दिस इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ये रो क्या है? जो इसके अंदर आइडियल फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी है रो। तो सेकेंड पॉइंट की जो प्रेशर होगी वह फर्स्ट पॉइंट की जितनी प्रेशर होती है उससे रो जी एच ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच की प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो P2 प्लस P2 माइनस P1, इस P1 को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच। क्लियर? अब जरा देखिएगा, अगर ये दोनों पॉइंट फिक्स रहे तो H की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? अगर H की वैल्यू कांस्टेंट हो गया मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज
डेंसिटी बदलेगा नहीं, जी की वैल्यू बदलेगा नहीं, और एच आपका फिक्स कर दिया, क्योंकि दोनों पॉइंट मान लो अगर दोनों पॉइंट फिक्स हो जाए तो एच की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, मतलब रो जी एच ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट। आइए अब क्या करते हैं, पॉइंट 1 पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं डेल्टा पी। यहां पे हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा पी अप्लाई कर दिया। तो जब डेल्टा पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट की प्रेशर हो जाएगी वो कितनी, P1 प्लस डेल्टा पी। फर्स्ट पॉइंट की जो प्रेशर है वो कितनी हो जाएगी, P1 प्लस डेल्टा पी। तो इसको थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड करें तो P2 माइनस, अब P1 कितनी हो गई, P प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब अगर इस ब्रैकेट को हम लोग खोले तो P2 माइनस P माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिएगा ये इक्वेशन तभी बैलेंस होगा, ये इक्वेशन तभी बैलेंस होगा जब P2 में डेल्टा P ऐड हो जाए। ध्यान से समझेंगे, ये इक्वेशन तभी, चूंकि आपका P2 माइनस P1 है रो जी एच, अगर P1 में डेल्टा P ऐड हो गया तो ये इक्वेशन तभी बैलेंस होगा जब P2 में भी डेल्टा P ऐड हो, तब तो डेल्टा P कैंसिल होगा और ये वैल्यू रो जी एच के बराबर आएगा। क्लियर हुआ, यानी कि आपने जितना प्रेशर पॉइंट 1 पे इंक्रीज कराया उतना ही प्रेशर सेकेंड पॉइंट पे इंक्रीज हो गया। इट मींस ये जो डेल्टा पी है वो दोनों पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट कर गया। क्लियर, तो ये है आपका पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, अगर आपका कोई वेसल है और उसके अंदर कोई आइडियल फ्लूइड है, उस आइडियल फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह प्रेशर बिना मैग्नीट्यूड लॉस के उस पूरे फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट कर जाता है और सभी डायरेक्शन में। तो ये है आपका पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और फोर्स और एरिया के टर्म में इसको रिलेट करते हैं। सपोज सेम स्फेरिकल आपका कंटेनर लिया या वेसल, इसमें फिर से वही आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो इनकंप्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। ठीक है, यहां पे अब हमने 4 पिस्टन लगाया। ये है आपका पिस्टन नंबर 1, यहां पे एक पिस्टन हमने यहां लगाया, फिर से एक और पिस्टन यहां और एक पिस्टन यहां, मतलब टोटल हमने 4 पिस्टन लगाया और चारों पिस्टन की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह डिफरेंट रखा। चारों पिस्टन की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने डिफरेंट रखा। सपोज यहां पे पिस्टन नंबर 1 है, यहां पर पिस्टन नंबर 2, पिस्टन नंबर 3 एंड पिस्टन नंबर 4। सपोज पिस्टन 1 की क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसकी A2 है, इसकी A3 है और इसकी A4 है। तो सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है।
अब मान लीजिए एक एक्सटर्नल प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स F1 हमने पिस्टन 1 पे लगा दिया। एक एक्सटर्नल फोर्स पिस्टन 1 पे हमने लगाया, तो ये क्या होगा, इस फोर्स से ये पिस्टन नीचे की ओर दबेगा और यहां की जो फ्लूइड है वो थोड़ा डिस्प्लेस होगा, और ये जो फ्लूइड है यही फ्लूइड बाकी तीनों पिस्टन पर जाके फोर्स लगाएगा। तो सपोज यहां से फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है सेकेंड पिस्टन पर वह F2 है, थर्ड पिस्टन पे F3 है और चौथा पिस्टन पर F4 है। ठीक है, ऐसे यहां से फ्लूइड डिस्प्लेस किया और यही फ्लूइड बाकी सभी पिस्टन पे फोर्स लगाया। अब जरा देखिएगा, अगर इस फोर्स से जो प्रेशर बना, F1 फोर्स से जो प्रेशर बना, अगर इसको हम लोग P1 बोले, देन P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1। यहां पर जो F2 फोर्स है इससे जो प्रेशर बना P2, दिस इज इक्वल टू F2 बाई A2, और यहां पर F3 से जो प्रेशर बना P3 इज इक्वल टू F3 बाई A3 एंड P4 इज इक्वल टू F4 बाई A4। ठीक है, अब ये जो आपका प्रेशर P1 है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, और यही एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, सभी जगह पे इक्वली ट्रांसमिट करेगा। मतलब यहां की प्रेशर P1, सेकेंड की प्रेशर P2, थर्ड की प्रेशर P3 और पिस्टन 4 की प्रेशर P4 वह इक्वल्स होंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। क्लियर? क्योंकि जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेगा वही एक्सटर्नल प्रेशर तो इक्वली सभी पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं ट्रांसमिट करेगा। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सबकी प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 एंड सो ऑन, और पिस्टन लगा होता तो वहां की भी प्रेशर सेम होती। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 इज इक्वल टू F3 बाई A3 इज इक्वल टू F4 बाई A4। तो यहां से एक फॉर्मूला के तौर पे आ गया इक्वेशन, इसका हम लोग यूज हाइड्रोलिक लिफ्ट में करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, यह एक डिवाइस है जिसका यूज हम हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हैवी लोड को ऊपर की ओर उठाना है, तो ये आदमी की बस की बात नहीं है। मतलब आपको इसके लिए कोई मशीन यूज करना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रीज में होता क्या है, मान लीजिए बहुत हैवी लोड है, उसको ऊपर की ओर शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करेंगे। फिर इंसानों से नहीं होगा तो फिर ये मशीन करेगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एक मशीन है, डिवाइस है जो हैवी लोड को लिफ्ट करने में यूज किया जाता है। क्लियर? और इसकी जो वर्किंग है वो पास्कल्स लॉ पे है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको लिखते हैं। फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट
कैसे काम करता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट इट इज अ डिवाइस which used for lifted to heavy load. It is a device which used for lifted to heavy load. ये हो गया। दूसरा इसके बारे में आप लिख सकते हैं, it is work on पास्कल्स लॉ, या पास्कल्स लॉ पे काम करता है। ठीक है, अब आइए जरा हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में समझते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो सिलिंड्रिकल पिस्टन होता है और इस दोनों सिलिंड्रिकल पिस्टन को एक ट्यूब से या फिर ऐसे किसी वेसल के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। दोनों की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, मतलब दोनों पिस्टन की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है वह डिफरेंट होती है। अब जहां पर आपको हेवी लोड को लिफ्ट करना होता है वहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा बड़ा रखते हैं, और जहां पे आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे वहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा कम रखा जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत कम रखेंगे तो आपको थोड़े फोर्स पे लिफ्ट उठ जाए, मतलब सॉरी जो आपकी हेवी लोड है वह उठ सकता है। अब देखिए कैसे यहां पे समझेंगे। ये दोनों पिस्टन को एक ट्यूब से कनेक्ट करके और इसके अंदर आइडियल फ्लूइड को रख दिया जाता है। आइडियल फ्लूइड वही जो इनकंप्रेसिबल हो, इसके अंदर जो है वह आइडियल फ्लूइड है, मतलब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। क्लियर? सपोज यहां की जो एरिया है वो A1 है और यहां की जो एरिया है वो A2 है। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, लोड को यहां पे रखा गया है जिसको उठाना है ऐसे। मान लो यहां पे हमने एक ऐसे कार को रख दिया जिसको क्या करना है, लिफ्ट करना है यहां पर, और यहां पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज F1। तो जैसे आप यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ये जो फ्लूइड है वो दबेगा। ठीक है, और यहां पे सेम फ्लूइड ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, मतलब यहां से दबेगा नहीं, इसको हम बोलेंगे बाबू डिस्प्लेस करेगा। फिर दब जाएगा तो फिर इनकंप्रेसिबल रहा कहां, मतलब ये आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो यहां की जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस करेगा, मतलब यहां से फ्लूइड हटेगा और यही फ्लूइड आके यहां पे फोर्स लगाएगा, मतलब सेकेंड पिस्टन पे जो फोर्स लगा सपोज F2 फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम लोग इसको फर्स्ट पॉइंट मान लें, इसको सेकेंड पॉइंट मान लें, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर प्रेशर निकालेंगे P1 तो ये हो जाएगा F1/A1, और यहां की अगर हम लोग प्रेशर निकालें तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा F2/A2। क्लियर? आप यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, यहां से फ्लूइड क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, वही फ्लूइड आके सेकेंड पॉइंट पे ऊपर की ओर फोर्स लगाया, उस फोर्स की वैल्यू हमने मान लिया F2 और यहां की एरिया कितनी है A2। तो अगर प्रेशर के टर्म में लिखे तो इस F1 फोर्स से जो प्रेशर बना वह अगर P1 है तो P1 इज इक्वल टू F1/A1, और F2 फोर्स से जो प्रेशर बना
वो अगर P2 है तो P2 बराबर हो जाएगा F2 बाई A2। क्लियर। अब ये पास्कल्स लॉ से क्या होगा, आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर पॉइंट 1 पे अप्लाई किया, सेम एक्सटर्नल प्रेशर पॉइंट 2 पे चला जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे एक्सर्ट करते हैं तो बिना मैग्नीट्यूड लॉस के सभी फ्लूइड के सभी पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट कर जाता है, यही पास्कल्स लॉ है। तो पॉइंट 1 की जो प्रेशर है P1 वो किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट 2 के प्रेशर P2 के इक्वल। तो यहां पे अगर हम लोग देखें F1 बाई A1 तो ये कितना हो जाएगा F2 बाई A2। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से F2 निकाले तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F1 बाई A1 इंटू A2। क्लियर, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी F2 इज इक्वल टू F1 बाई A1 इंटू A2। अब जरा देखिएगा, अगर इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझे, न्यूमेरिकल वैल्यू से आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने F1 की वैल्यू रखा 5 न्यूटन। सपोज हम लोग जो एक्सटर्नल प्रेशर दिया वो 5 न्यूटन का दिया। ठीक है, अब जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 5 न्यूटन का प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हेवी लोड पे, जैसे ये कार रखे हुए हैं जिसको लिफ्ट करना है, उस पर कितना फोर्स लगेगा। मतलब F2 की वैल्यू हम चलते हैं F1 5 न्यूटन पे, F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। क्लियर, इसके लिए हम लोग को दोनों की एरिया चाहिए होता है। तो हमने मान लिया कि A1 की जो एरिया है A1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और A2 को हमने ले लिया 10 मीटर स्क्वायर। मतलब पहले पॉइंट की एरिया हमने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और दूसरे पॉइंट की एरिया हमने ले लिया 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब देखो ये डाटा इसलिए लिया ताकि आपको समझने में आसानी आएगी। आप कोई भी डेटा से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पे आप हैवी लोड को रखें उसकी एरिया आपको बड़ा रखना है और जहां पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां की एरिया को कम रखना है कि नहीं। क्योंकि यहां पे देखिए ना, यहां एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा, अगर A2 बड़ा नहीं होगा, A1 बड़ा हो जाए और A2 क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो F2 की वैल्यू F1 से छोटा हो जाएगा। यहां पे देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल चुका है कि F1 A2 डिवाइडेड बाई A1 एक्सप्रेशन आया। अगर A2 छोटा रखेंगे A1 बड़ा रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगा, F2 का जो मान होगा वह F1 से छोटा हो जाएगा। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। आपको क्या करना होगा, A2 को बड़ा रखना होगा, A1 को छोटा रखना पड़ेगा। तो अब ना A2 बाई A1 क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। और जो आप प्रेशर यहाँ F1 अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो F2 प्रेशर लगेगा वो F1 से ज्यादा लगेगा। इसको समझिए, यहां से रेशियो को आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल डाटा से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि A1 को आप छोटा रखिए और A2 को बड़ा रखिए। A1 जितना छोटा रहेगा उतना फायदेमंद, क्योंकि नीचे A1 है, यहाँ पर छोटी नीचे A1 है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी। A1 की जो वैल्यू होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए और A2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर है कि नहीं। तो A1 जितना छोटा होगा उतना ठीक और A2 जितना बड़ा होगा उतना हम लोग के लिए फायदा होगा। तो अब देखिए जरा इस डेटा पे हम निकाले F2 की वैल्यू, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए, F1 बाई A1 इंटू A2, ये हो जाएगा 5 बाई 1 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन। क्लियर, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा लोड पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो कितना लिए हैं। जितना, जैसे A2 बाई A1 जितना ज्यादा होगा, A2 बाई A1 की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही F2 की वैल्यू ज्यादा होगा। अगर इसको थोड़ा सा और लिखे तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 इंटू F1। तो ये वैल्यू, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हम लोग के लिए लाभदायक है। ये अब इसको ज्यादा करने के लिए A2 को आप ज्यादा रखिए और A1 को कम रखिए, यानी कि आप छोटी एक्सटर्नल फोर्स पे भी आप लोड को उठा सकते हैं, हैवी लोड को आप लिफ्ट
करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर हुआ? तो ये सब ज्यादातर कहां पे यूज होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में ज्यादातर ये यूज किया जाता है कि नहीं? अब जरा देखिएगा, अगर हम लोग इसकी मान लीजिए जो आपका पहला पिस्टन है उसको L1 से नीचे की ओर हम लोग पुश कर दिया, तो जो आपका सेकेंड पिस्टन है वह कितना से ऊपर की ओर उठेगा, इसको हम लोग समझते हैं। ऐसे लाइए यहां पे इस बॉक्स में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए F1 को हमने ऐसे नीचे की ओर पुश किया और कहां तक? सपोज L1 तक, यानी जो पहला पिस्टन है वह L1 तक नीचे चला गया। तो यहां पर जो दूसरा पिस्टन है वो क्या होगा? सपोज ये आपकी जो वैल्यू है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। मान लीजिए ये जो उठा वो सपोज L2 ऊपर की ओर उठा, L2 ऊपर की ओर उठा। तो यहां से कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, उसकी वॉल्यूम क्या होगी वो निकाल सकते हैं। तो यहां से जो फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ से यहां से जो आपकी फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है उसकी वॉल्यूम निकल गई, और यही जो डिस्प्लेस फ्लूइड है वो यहां पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग वॉल्यूम निकाले फ्लूइड का, वो कितनी हो जाएगी? ये L2 से ऊपर उठा और यहां की जो एरिया है वो A2 है, ये हो जाएगा A2 इंटू L2। और ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम फर्स्ट पॉइंट से डिस्प्लेस होगा वही वॉल्यूम तो सेकंड पॉइंट पे आएगा। तो सेकंड पॉइंट की वॉल्यूम हो गई L2 इंटू A2, और यहां की वॉल्यूम हो गई L1 इंटू A1। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए L1 आपको दिया है, L2 निकालना है, तो L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 बाई L2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू L1। क्लियर? यानी कि अगर आपका पहला पिस्टन यानी कि फर्स्ट पॉइंट की पिस्टन L1 से नीचा जा रहा है, तो जहां पे लोड है वह लोड कितना से ऊपर जाएगा? अगर L2 से वो लोड ऊपर जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 डिवाइडेड बाई A2 इंटू L1, इस एक्सप्रेशन से। और फोर्स कितना लगेगा वो हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं। फोर्स कितना लगेगा? F1 बाई A1 इंटू A2, और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपका एक और एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसी तरह काम करता है, और उसका भी जो वर्किंग है वह पास्कल्स लॉ पर ही है। ठीक है, आई होप आपको पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।